नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये हमारे देश के बांधों के बारे में है। हमारे देश के काफी बांध उम्रदराज हो चुके हैं। इससे जल सुरक्षा के लिए एक खतरा हो सकता है और दूसरी भी कुछ समस्या है। इन्हीं बारे में ये आर्टिकल बात करता है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आज का आर्टिकल जो हम चर्चा करने वाले हैं ये बात करता है आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण भारत का आ गया है, आज बजट आने वाला है, उसी बारे में यह आर्टिकल चर्चा करता है कि हम कितना हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है, कितना अंदाजा है और कौन कौन से ऐसे कदम हैं जहां पर हमें ध्यान देना चाहिए, उन स्टेप्स पे ध्यान देना चाहिए जिससे हमारी ग्रोथ कंटिन्यूअस रह पाए। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है। ये लॉ सीखो का इनिशिएटिव है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। वो यह है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सरकार पे ये जिम्मेदारी है कि वो हर वर्ष बजट पेश करे संसद में। आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 111, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 112, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 113 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 114 आर्टिकल 114। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब बारी आती है वर्णनात्मक प्रश्न की। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न ये है कि भारतीय बांध उम्रदराज है और इससे देश की जल सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए प्रॉब्लम ऑफ एजिंग डैम्स, जो उम्रदराज बांध है इनसे क्या समस्याएं हो सकती है उनके बारे में ये बात करता है। तो भारत में काफी बांध उम्रदराज हो गए हैं। इससे हमारी देश की जल सुरक्षा को, वाटर सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो कुछ संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं कि बांधों के मामले में देखें तो भारत तीसरे नंबर पर आता है। 2020 तक हमारे देश में 5200 लार्ज डैम्स है, बड़े बांध हैं। तो यहाँ पर 5200 बांधों में से अगर हम देखें तो 1100 बांध जो है उनकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और यही संख्या 2050 तक 4400 तक हो जाएगी, मतलब 4400 तक हो जाएगी। मतलब हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ बांध है 2050 तक 50 साल की आयु के ऊपर हो जाएगी। मतलब यहाँ पर उनका मेंटेनेंस, उनकी वापस रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे काम चालू हो जाते हैं। और राइटर बताते हैं कि कुछ बांध तो ऐसे हैं जो 120 साल से भी ज्यादा जिनकी उम्र हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 80% विल बिकम ऑब्सोलीट एज दे विल बी 50 to 150 years old। तो 80% जो बांध है वो 50 से 150 वर्षों के बीच का अगर उनका उम्र हो जाए तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो इस्तेमाल के बाहर हो जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, ये है कावेरी रिवर से ही। कावेरी रिवर में अगर दो बांध देखें जिनकी एज बहुत ज्यादा है, उनमें से एक है कृष्णा राजा सागर डैम जो 1931 में बना था, करीब 90 वर्ष इसकी आयु हो गई है। उसके अलावा मैटूर डैम जो है 1934 में बना था, ये भी 87 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे प्रोफेसर रोहन डिसूजा जो है, इन्होंने 2003 में रिपोर्ट दी थी अपनी कुछ। सबसे पहले सिल्टेशन रेट जो है बखरा डैम में ये 139.86% है। मतलब जो इसका क्षरण हो रहा है, जो इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, ये 139.86% है। अब यहाँ पर ये होता है कि जितना हमने एक सिल्टेशन रेट अज्यूम किया था, जितना हमने अनुमानित किया था, अगर उससे ज्यादा ये होता है तो यहाँ पे लाइफ कम हो जाती है डैम की जितनी अनुमानित की गई है। तो यहाँ पर हाफ इट्स लाइफ फ्रॉम 88 ईयर्स टू 47 ईयर्स। तो अगर इस भाखड़ा डैम की अगर हम बात करें तो इसकी आयु ही 88 ईयर से 47 ईयर हो गई है अगर इसी रेट पर इसका क्षरण होते रहा तो। यहाँ पर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इससे क्या खतरा हो सकता है। सबसे पहले व्हेन सॉइल रिप्रेसेस वाटर इन रिजर्वायर्स द सप्लाई गेट चोक्ड। तो यहाँ पर जो डैम है उनका वो उनका क्षरण हो रहा है, मतलब यहाँ पर उनमें डैमेज हो रहा है। तो इससे होता ये है कि वाटर की जगह उस डैम की जो सॉइल है या जो दूसरी सॉइल है वो जमा होने लग जाती है। इससे जो रिजर्वायर्स है ये चोक होने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो इसका प्रभाव जो है हमारे क्रॉप्ड एरिया पे पड़ेगा, जो कि हमारा कृषि का क्षेत्र है वहां पड़ सकता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। उसके साथ में जो इस ऐसे एरियाज है जहां पर ये पानी का सप्लाई होता है वो भी श्रिंक होते जाएगा, वो भी कम होते जाएगा, और इससे जो है डिपेंडेंसी जो है वापस रेन्स, बारिश और ग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है उस पे हो जाता है। उसके अलावा क्रॉप यील्ड्स विल गेट अफेक्टेड रिड्यूसिंग फार्मर इनकम। तो यहाँ पर जैसे हमने क्रॉप एरिया में अगर पानी कम पहुंचता है इन बांधों से, तो इससे किसान की जो आय है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होगी। सो मोर फ्रिक्वेंट फ्लड्स भी इससे देखने को लिए मिल सकते हैं, जो बाढ़ आती है वो भी इससे काफी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें तो भरूच में हमको 2020 गुजरात में भरूच है, यहाँ पर हमें बाढ़ देखने को मिला। केरल का 2018 का हमें बाढ़ देखने को मिला। उसके अलावा चेन्नई में भी 2015 में बड़ी बाढ़ हमें देखने को मिली है। सो इंडियन रिजर्वायर्स आर डिजाइन्ड विथ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेडिमेंट्री साइंस। तो यहाँ पे राइटर ने बहुत कड़े रूप में यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया है और कहा है कि हमारे यहाँ पे जो रिजर्वायर्स जो बांध बने हुए हैं ये सेडिमेंट्री साइंस को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाए गए हैं, इसी कारण हमें ये समस्या देखने अभी मिल रही है। तो चलिए इकोनॉमिक सर्वे 2021 की बात करते हैं। 2021 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पब्लिश हो चुका है। आज बजट भी आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि ये बजट बहुत अच्छा होगा और ये पेंडेमिक में जो हमें आर्थिक मार छेड़ने को मिली है इससे हम बाहर आने में इससे मदद मिलेगी। तो कोई एनालिसिस दिया गया है सर्वे का। तो अगर हम देखें तो इकोनॉमिक आउटलुक फॉर कमिंग फिशियल, तो अगला जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसके लिए इकोनॉमिक आउटलुक कैसे रहेगा। सबसे पहले रियल जीडीपी जो है इसकी ग्रोथ 11% की अनुमानित की गई है, एक एस्टिमेट की गई है। वही नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अगर हम देखें तो 15.4% ये हमें देखने को मिली है। वही आईएमएफ ने भी ये करीब करीब 11.5% अनुमानित की गई है, जो कि हमारी रियल जीडीपी से करीब में ही है। तो यहाँ पर अगर ऐसा ही होता है जितना अनुमानित लगाया गया है तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वर्ल्ड में बन जाएंगे। उसके अलावा ओनली 2.4% अबाउट 2019-20 लेवल एंड 10% बिलो द लेवल इट हैव रीच्ड विदाउट पैंडेमिक। तो 2019-20 के लेवल से ये 2.4% ज्यादा है। उसके अलावा अगर पैंडेमिक नहीं होता तो ये उससे 10% ही बिलो रेट पर है। तो क्रिसिल ने यहाँ अनुमानित किया गया था कि जो 10% बिलो है उसकी जगह ये 12% लॉस ऑफ 12% ऑफ जीडीपी हो सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर स्टेंस क्या है ओवरऑल, तो पॉसिबिलिटी ऑफ सब नॉर्मल मॉनसून इन 2021। तो यहाँ पे सब नॉर्मल मॉनसून देखने को मिल सकती है। तो पिछले 2 दशकों में अगर हम देखें तो ये पहली ही दफा था जहाँ पर लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर 2 साल लगातार काफी अच्छी मॉनसून हुई। तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी न्यूज हो जाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर भले ही हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम करे, लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है 40% पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सो सर्वे रिकमेंड्स सुझाव देता है सर्वे कि बैलेंसिंग इमीडिएट नीड टू सपोर्ट ग्रोथ एंड फिजिकल प्रूडेंस ओवर द मीडियम रन। तो मीडियम रन में एक सपोर्ट की यहाँ पर आवश्यकता है। उसके अलावा growth leads to debt sustainability in Indian context but not necessarily vice versa। तो हमारे यहाँ पे ग्रोथ जो है वो डेट सस्टेनेबिलिटी से चलती है। तो यहाँ पर भले इसका उल्टा नहीं हो सकता, ये इंडियन कंटेक्स्ट में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मीडियम टर्म पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी की मिड टर्म जो मध्य रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका क्या पोटेंशियल है, तो सब मीडियम टर्म कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बताए गए हैं। यहाँ पर सप्लाई साइड जो है आपूर्ति एरिया से जो सुधारों की आवश्यकता है। उसके अलावा हमारा आधारभूत ढांचा जो है उसे भी मजबूत करने की और आवश्यकता है। उसके अलावा विकास की ओर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव जो है पीएलआई, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कैबिनेट ने 10 सेक्टर में पीएलआई स्कीम दी हुई है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ जो आपको मिलती है आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए, कुछ तर्क भी दिए गए हैं, जो कि है फर्दर ईज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। जो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है उन पर कुछ
ईज होनी चाहिए, उन पे और भी ईज होनी चाहिए और भी उदारता होनी चाहिए। उसके अलावा रेगुलेशन जो है वो कम से कम हो, सुपरविजन बढ़ाया जाए और निजीकरण प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ाया जाए। उसके अलावा शार्पर फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर और फोकस देने की आवश्यकता है, जो कि हमारी आर्थिक मशीनरी को और मजबूत बनाने में मदद करेगी। उसके अलावा विड्रॉल ऑफ फॉरबियरेंस वंस ग्रोथ इज बैक followed by an asset quality review and another round of recapitalization of bank। तो यहाँ पर बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन करने की बात करी है, साथ ही असेट क्वालिटी जो है उस पर भी ध्यान देने की बात करी है, जैसे ही हमारी ग्रोथ जो है बैक ऑन ट्रैक हो जाती है। चलिए न्यूज इन फ्लैश की ओर आते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इनका 45th रेजिंग डे है। 45 साल पहले इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 1977 में। सो द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज सेव्ड 10,000 लाइफ, 10,000 लाइफ को इन्होंने बचाया है। साथ ही 14,000 जो हमले होते हैं जो बदमाशों के द्वारा और पायरेट्स के द्वारा, उससे भी बचाया गया है। यहाँ पर फ्रॉम 7 सर्विस प्लेटफॉर्म, यहाँ पर 1978 7 सर्विस प्लेटफॉर्म है इनका। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड गैस ग्रोथ टू बिकम 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड। तो ये अपने आप में 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड है। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये हमारी सीमाओं को सुरक्षित करे, साथ ही रेस्क्यू के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं इनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है ये इटली से आ रही है। इटली में बहुत बार देखने को मिला है कि बहुत सी सरकारें यहाँ पे तेजी से बदलती आई है। अभी जो पीएम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे गियुसेप्पे कोंटे, इन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया है। प्रोफेसर थे ये इससे पहले यहाँ पर इलेक्ट होकर उसके बाद में ये राजनीति में आए और काफी कम समय में ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो यहाँ पे इटालिया विवा एक और पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हेड करते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मैटेओ रेंजी। इनके सपोर्ट से ये पार्टी बनी थी। तो यहाँ पे इन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर दिया जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के बीच में काफी डिफरेंसेस देखने को मिले, खासतौर पे आउटब्रेक के इस पेंडेमिक के दौर में इटली से काफी बुरी खबर आई। इटली काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ पेंडेमिक से। तो इस पे केवल उनके देश में ही नहीं वैश्विक लेवल पे भी काफी इनको क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पर जिस तरीके से ईयू वायरस फंड जो है उसको स्पेंड किया गया और जो टोटल पूरा इस पेंडेमिक का दौर था उसके हैंडल किया गया, इसके कारण ये सपोर्ट जो है वो विड्रॉ किया गया ऐसा माना जा रहा है। तो चलिए हमारा आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो वह आप लॉ सिखो की वेबसाइट से ले सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।